गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने स्टार्ट किया था फिनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट। इसमें हमने कॉन्सेप्ट कर लिया था, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। फिर हम आ गए थे ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स में हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के हमने 2 लिमिटेशंस तो अच्छे से कर ली थी, तीसरे में बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था, एम्बिग्यूटी वाली और इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तीसरी लिमिटेशन से आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए 2 लिमिटेशन आपको समझ में आ गई। तीसरी लिमिटेशन में देखिए, एक तीसरी लिमिटेशन है इसकी, इट इग्नोर्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब कि ये हम नहीं कह सकते कि ये जो प्रॉफिट है वो सर्टेन है या नहीं है। ठीक है, इसको हम अदर वर्ड्स में समझें तो रिस्क वाली बात जो है अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुई कि हमारा जो प्रॉफिट है उसमें कितनी रिस्क इंक्लूडेड है। अब हम पहले वाले एग्जाम्पल को ही दोबारा से लेते हैं। हमारा जो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए जो एग्जाम्पल लिया था, 2 कंपनियां थी ए एंड बी। हमने देखा था कि कौन सी अच्छी है, उसके हिसाब से हमारी बी कंपनी अच्छी थी। अब किसके हिसाब से? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यहाँ पे रिस्क की कौन सी कंपनी ज्यादा है। पहले रिस्क को थोड़ा सा समझ लीजिए। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। मतलब आज ये है तो कल वो है। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ठीक है ना, जहां पे आप कांस्टेंट नहीं रह रहे हैं। जैसे एक दिन तो आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, दूसरे दिन आप बिल्कुल 0 पे आ जा रहे हैं, 5,000 ही कमा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या है, निश्चितता नहीं है। इससे बढ़िया यही होगा कि आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं महीने के, लेकिन कम से कम आपकी लाइफ में सर्टेनिटी तो है। तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से देखते हुए हमारा वही सेम एग्जांपल, आप मुझे बताइए कि ए और बी कंपनी में दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से, बी कंपनी ही अच्छी है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 50 का ही फ्लक्चुएशन हुआ है। ठीक है ना, फर्स्ट वाले में तो उतना भी फ्लक्चुएशन हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर में 50 का फ्लक्चुएशन हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, इसकी ईयर 2001 से 2001 तक 50 का फ्लक्चुएशन हुआ, नेक्स्ट ईयर में 100 का फ्लक्चुएशन हुआ। तो जितना ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उतनी ज्यादा चीज क्या है, रिस्की है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा इंक्लूड हो गया। ठीक है ना, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इग्नोर करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, और अनसर्टेनिटी को भी इग्नोर करता है, क्योंकि ओवरऑल 3 इयर्स के प्रॉफिट दोनों के सेम है कंपनी के। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्की जो है एसेट, जो रिस्की कंपनी है वो कंपनी अच्छी नहीं कही जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में इतनी लिमिटेशंस निकल आई, तो हम किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसको कि हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, समझ गए। वेल्थ का मतलब होता है आपकी, कहते हैं ना, कितना वेल्थ कितनी है, कि कितने धनी हो। तो जनरली इसको जैसे भी इसका हिसाब किताब है वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रफ लैंग्वेज में बताऊं तो वेल्थ देखी जाती है शेयर्स के प्राइस से। अगर आपकी कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं तो माना जाएगा कि कंपनी आपकी अच्छी चल रही है। ठीक है, और अगर आपकी कंपनी के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, कम हैं और मतलब गिर रहे हैं, तो उससे आपकी कंपनी क्या मान जाएगी, खराब मान जाएगी। ठीक है ना, ये जनरल फंडा होता है। जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कभी भी आप शेयर मार्केट को स्टडी भी करते हैं, तब भी आप ये देखेंगे कि जिस कंपनी के प्राइस बढ़ रहे हैं वो अच्छी मानी जाएगी। फिर आपको उसके प्रॉफिट देखने की सेकेंडरीली जरूरत पड़ेगी। प्राइमरीली हम उसका क्या देखेंगे, उसका मार्केट प्राइस। देखिए ये किससे रिफ्लेक्ट होता है, इट इज रिफ्लेक्टेड एज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, जनरल बात जो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दी। अब ये होता क्या है, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में से होता क्या है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू
ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब जो भी आपकी जितने भी आपके ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू को समझिए, ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि ये डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ और फ्यूचर कैश इनफ्लो, मतलब जो भी आपका पैसा आना है उसकी क्या डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब एक ही टाइम में हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले से समझिएगा, ए क्या है, दिस इज द कैश फ्लो फॉर ईयर 1, ठीक है, दिस इज द कैश फ्लो फॉर ईयर 2। ऐसे करके हमारा जितने भी ईयर्स के लिए हम बात करेंगे, हम हमारा वो वाला कैश फ्लो है ये। अब पहली साल का है तो हम यहाँ पे पहली साल का वो फैक्टर लगा के उसका प्रेजेंट वैल्यू में उसको ले आए। ये डिवाइड करके हम उसको क्या ले आया, हमने क्या बना लिया, उसको प्रेजेंट वैल्यू में बना लिया। ये प्रेजेंट वैल्यू में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है ना, सेकेंड ईयर का फैक्टर लगाएंगे। इसको एनपीवी के न्यूमेरिकल्स को हम कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे। पहले अब इसको समझ लीजिए ये है क्या। ये जो वो कैश फ्लो है, जो पैसा आने वाला था, जैसे आपने अभी क्या किया था पिछले वाले चैप्टर, मतलब पिछले वाले उसमें कि 50, 100, 150 वो सबको ऐसे ऐड कर दिया था। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐड नहीं करना है, उसको पहले टाइम के हिसाब से डिस्काउंटेड करना है, ठीक है। ये भी हमने टाइम के हिसाब से डिस्काउंटेड करना है, ठीक है ना, ये सब टाइम के हिसाब से डिस्काउंटेड करना है। ये क्या है, प्रॉफिट नहीं है, ये कैश इनफ्लो है, आने वाला पैसा। तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकली। प्रॉफिटेबिलिटी कब निकलेगी, जब हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, कॉस्ट। सबको पहले डिस्काउंटेड फॉर्म में लिख लिया, एक डेफिनेट टाइम पर ले आए, फिर उसमें से कॉस्ट माइनस करके वो क्या निकल आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम एनपीवी के कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा फुल प्रूफ बात होती है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इग्नोर हम छोड़ेंगे नहीं, पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिमिटेशंस के साथ उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं बस, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी करता है कि कितना हमारा जो भी चल रहा है इससे हमारा इतनी प्रॉफिट हो सकता है, इतना हमें लॉस हो सकता है। दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है कि किसी चीज़ से पहले की जाती है। तो इस चीज़ का मतलब किस चीज़ पे हमें कितना खर्चा करना है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बजट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लान ही तो करना पड़ता है पहले कि इस चीज़ पे हमें ज़्यादा खर्चा करना। जैसे इस बार के बजट में हमारे इंडिया के यूनियन बजट में कि मेडिकल पे ज़्यादा खर्चा किया है, क्योंकि उन्हें दिख गया कि मेडिकल के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से प्लानिंग का मतलब है जो पहले किया जाता है ना, खर्चा कि कितना हमें किस चीज़ पे, किस डिपार्टमेंट पे, किस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हमें करना है। और डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब क्या है कि हमें अभी तो हमने प्लान किया था, फिर हमने उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लिए कि हमें इस प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए या किसी चीज़ के लिए तो उस पर पैसा हमें थोड़ा और लगाना पड़ेगा। तो वो सारे हमारे डिसीजंस हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर हमें फाइनेंस करने के लिए कौन सा सोर्स लेना चाहिए। वो सारे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। डिसीजंस मतलब हमें डिसाइड करना कि हमें क्या करना है। अब फाइनेंशियल नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है हम दो पार्टीज मिलके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर एग्री होती हैं, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। फाइनेंशियल नेगोशिएशन में क्या हो सकता है कि हम फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं अपनी चीज़ को, अपने किसी, हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, तो हम किसी रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर नेगोशिएट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ पर करना है कि हमें जो भी पैसा है उसका प्रॉपर हमें रिटर्न मिल सके। भाई पैसा तो सभी के पास है, लेकिन उसको कई लोग क्या करते हैं, उसको बहुत जल्दी डबल कर लेते हैं। कई लोग उसको जो है बस 4-5% से ले पाते हैं। तो ऐसा कोई पैसे को डबल करने की मशीन नहीं होती है, लेकिन उसको प्रॉपरली यूज करके, मतलब अपनी माइंड को अप्लाई करके उसको प्रॉपरली लगाना। भाई बिजनेस में भी क्या करते हो, हम बिजनेस में भी तो पैसा लगा ही तो रहे। तो
ये भी तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ही है कि अच्छा, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छा चल गया और हमारा पैसा बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पे लग गया, क्योंकि जो हमने सोचा था कि ये प्रोडक्ट ऐसा बनाकर बेचेंगे तो उससे हमें इतनी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, तो डिसीजन हमारा प्रॉपर रहेगा। नेक्स्ट डिसीजन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ इनकम। भाई इनकम है हमारे पास तो इनकम को हमें उसी हिसाब से मैनेज भी करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज आप समझते हैं, जो भी पैसा, कैश फ्लो दो तरह के होते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब जो आपकी कंपनी में पैसा आएगा वो, और जो आपकी कंपनी से पैसा जाएगा वो कैश आउटफ्लो। तो दोनों को ही हमें मैनेज करना है भाई, जाना भी ज़्यादा नहीं है और हमें आएगा वो उसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना वो भी मैनेज करना है, कहाँ से आना है वो भी मैनेज करना है। नेक्स्ट है अप्रेजल ऑफ फिनेंशियल परफॉर्मेंस। फिनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब हमारी बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि हमारी आखिर फिनेंशियल परफॉर्मेंस है क्या। हमारी जो है प्रॉफिट कितनी है, लॉस कितना है, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे पास क्रेडिट कितना है, तो वो सारे फिनेंशियल परफॉर्मेंस हैं। तो उस पे हमें क्या एक्शन लेना है किस टाइम पे, वो हमें देखना पड़ता है एज ए फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट समझते हैं आप लोग, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। कितना उधार देना है, कितना उधार नहीं देना है, उस चीज़ को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे।